क्या ममता बनर्जी राष्ट्रीय स्तर पर गैर कांग्रेसवाद की सियासत में असदुद्दीन ओवैसी बनती जा रही है, जो किसी न किसी रूप में दक्षिणपंथी सियासत के लिए जीवनदान साबित होती है। इसको लेकर कई बार चर्चाएं हुई हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा सा विस्तार में बात करना चाहता हूं कि ममता बनर्जी का आखिर प्लान क्या है, कैसे वो काम कर रही हैं। कांग्रेस के नेतृत्व को ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे से बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, बल्कि राज्यों के दौरे से चिंता होनी चाहिए। 3 पूर्व सांसदों ने नई दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन किया था, जिसमें से 2 कीर्ति आजाद और अशोक तंवर, जो कि कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे, अब वो टीएमसी से जाके जुड़ गए हैं। इतना तो बिल्कुल साफ हो गया है कि तृणमूल कांग्रेस पूर्वोत्तर के राज्यों में यानी कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी की बची कुची जो जड़ें हैं उसको नष्ट करने में जुट गई है। सुष्मिता देव फिर कांग्रेस के पूर्वोत्तर के भूतपूर्व प्रभारी फलेरियो और अब मेघालय में बगावत इस योजना की पूर्ण रूप से पुष्टि कर देता है। प्रशांत किशोर जो असिस्ट कर रहे हैं टीएमसी को, उनकी यही योजना लगती है कि 2024 चुनाव आने के पहले कांग्रेस पार्टी को जितना कमजोर किया जाए, वह ममता बनर्जी के प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को उतनी ही मजबूत करेगी। कांग्रेस के इस प्लेलिस्ट को अगर आप देखेंगे तो आप प्रशांत किशोर के बारे में और जानेंगे और सारी पर्सपेक्टिव को समझेंगे। लेकिन दोस्त, यहाँ पर दिलचस्प पहलू यह है कि ममता बनर्जी दिल्ली में रहते हुए अपने 3 दिन के प्रवास के दौरान ममता बनर्जी सोनिया गांधी से नहीं मिली हैं। उनका आधिकारिक तौर पर सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही मिलना था। वो सिर्फ एक ही कार्यक्रम था। अगर सिर्फ प्रधानमंत्री से ही मिलना था, उसके लिए दिल्ली में 3 दिन रुकने की क्या आवश्यकता थी? जरूरत थी। इसी को कहते हैं राजनीति। देखिए, प्रशांत किशोर की स्ट्रेटेजी क्या है। प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ खेला उसी के नाक के नीचे करना चाहते थे, ताकि नेशनल मीडिया में ये बात उछले, हेडलाइन बने और ब्रेकिंग नहीं ब्रोकिंग न्यूज बने। जब ममता बनर्जी से पूछा गया कि वे विपक्षी एकता की बात कर रही हैं, तो दिल्ली में रहते हुए वे सोनिया गांधी से क्यों नहीं मिलने जा रही हैं, तो ममता बनर्जी भड़क जाती हैं, उनको गुस्सा आ जाता है। उन्होंने कहा, क्या यह संविधान में कहीं लिखा है कि हर एक बार जब आप दिल्ली आएंगे तो सोनिया गांधी से मिलना पड़ेगा? तो आप तेवर देख करके बिल्कुल स्पष्ट और साफ देख सकते हैं। बाकी कांग्रेस को लेकर प्लेलिस्ट अगर आप देखेंगे ना, आपके 8-6-7 वीडियो मिलेंगी, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए, ममता मोदी का विकल्प बनने से पहले तृणमूल कांग्रेस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विकल्प बनाने की राजनीतिक अभियान में जुट गई है। अब उनके इस अभियान की पूरी जो रूपरेखा है, कौन तैयार कर रहा है? वही प्रशांत किशोर, जो कि बीजेपी के लिए कभी काम किया करते थे, वही रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, जिसमें आगे चल करके मूल कांग्रेस से अलग हो चुके धड़ों को वो एकजुट करेंगे। गांधी, नेहरू, पटेल, अंबेडकर की कांग्रेसी विचारधारा वाली एक ऐसी पार्टी बनाना उसमें शामिल हो जाता है, जो 2024 का लोकसभा चुनाव आते आते सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस का विकल्प बन सके। समझ रहे हो क्या खेल चलेगा आगे? इसके लिए अब किस किस से कॉन्टैक्ट किया गया है? शरद पवार, जगन मोहन रेड्डी, चंद्रशेखर राव जैसे पूर्व कांग्रेसियों और अब महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सरकारें चला रहे इन दिग्गजों से इस राष्ट्रीय संभावना पर बातचीत लगभग हो चुकी है। इस रणनीति के मुताबिक अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2024 से पहले तृणमूल कांग्रेस, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस, जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस और चंद्रशेखर राव की तेलंगाना राष्ट्र समिति का परस्पर विलय होकर के एक नई राष्ट्रीय दल भी बना सकता है, जिसका नाम, झंडा, चुनाव चिन्ह वगैरह सब कुछ नया होगा और राष्ट्रीय भावना वाला होगा। ममता बनर्जी अभी सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि 2024 के आम चुनाव के हिसाब से तृणमूल कांग्रेस नेता की सारी कवायदें ऊंट के मुंह में जीरा जितनी ही आपको लग सकती है फिलहाल। हाँ, आप अगर ये भी कह सकते हैं कि 2024 नहीं तो 2029 की तैयारी को ध्यान में रखकर के ममता बनर्जी शायद पूरी स्ट्रेटेजी खेल रही हो। ममता बनर्जी हर किसी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो सकती हैं 2024 में, इसीलिए ममता बनर्जी सफल नहीं हो सकती हैं। जो संभावना है वो ये है, अभी तो ऐसी स्थिति उनकी नहीं है कि अगले 3 साल में दिल्ली की गद्दी पर कोई मजबूत दावा ठोक सके। फिलहाल अभी जो स्थिति बनी हुई है, बेशक ममता बनर्जी एक नए पॉलिटिकल ब्रांड के रूप में तेजी से उभर रही हैं, और यही कारण है कि अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो 2024 में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अगर सही नहीं रहा तो ये जो बात मैं बता रहा हूं दूसरी वाली, यही बात बन सकती है 2029 की तैयारी में। आप इसको ले सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर अपने बूते खड़े होने के लिए ममता बनर्जी को अभी मीलों चलना है, और बीजेपी के लिए वो मेन चैलेंजर तभी बन पाएंगी जब अगले चुनाव में पश्चिम बंगाल की सभी संसदीय सीटों के अलावा दूसरे राज्यों में भी कुछ सांसद जुटा पाए। दूसरी संभावना बात कर रहा हूं, फिर ध्यान दीजिएगा।
अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने के मकसद से ही ममता बनर्जी अलग अलग राज्यों में तृणमूल कांग्रेस का विस्तार कर रही हैं। ममता बनर्जी पहले राज्यों में स्थानीय चेहरे को मौका दे रही हैं और ये कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। बंगाल से बाहर तृणमूल कांग्रेस के विस्तार के लिए ममता बनर्जी ने कम से कम 3 लोगों को इस काम में लगाया हुआ है। ममता बनर्जी के भतीजे जो काफी सक्रिय दिखाई देते हैं, नाम है उनका अभिषेक बनर्जी, और बीजेपी से लौट करके टीएमसी पहुंचे पुराने साथी मुकुल रॉय और प्रशांत किशोर तो है। ये 3 लोग लगे हुए हैं। बीजेपी कार्यकारिणी से सुब्रमण्यम स्वामी को और वरुण गांधी के साथ ही हटा दिया गया था। दोनों हट गए थे। अब खबर यह आ रही है कि वरुण गांधी पर भी ममता बनर्जी की जो नजरें हैं वो टिकी हुई हैं। वरुण गांधी अब तक ऐसी बातों को जोरदार खंडन ही करते थे, लेकिन जिस तरीके से वो किसान आंदोलन को लेकर के वरुण गांधी बीजेपी के मेन नेतृत्व पर हमलावर हो रहे हैं, तो ममता बनर्जी के लिए ज्यादा मुश्किलें होने वाली नहीं है। कई सारे लोग कयास ये लगा रहे थे कि देखो वरुण गांधी जो है या तो समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं, अगर समाजवादी पार्टी में नहीं जाएंगे तो ठीक है अपने परिवार में जाके मिल सकते हैं, यानी कि यूपी का चेहरा बन सकते हैं कांग्रेस की तरफ से। लेकिन अभी तक सिर्फ एक कयास और संभावनाएं चल रही थी। जिस तरीके से वरुण गांधी ने अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख करके केंद्र गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ एक्शन लेने की खुलेआम मांग कर दी है, उसके बाद तो आप ये यकीन मानिए कि बीजेपी में ज्यादा दिन तक वो टिके रहने वाले नहीं है, संभावनाएं खत्म। खैर चलिए बात हम सुब्रमण्यम स्वामी करते हैं, जो कि अब उनकी जो स्ट्रेटेजी है वो ममता बनर्जी के साथ कैसे काम करेगी। सुब्रमण्यम स्वामी ममता बनर्जी से मिलने के लिए पहले कोलकाता जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि आप निकले हो, वो वहां दिल्ली पहुंच गई हैं। अब 24 घंटे के अंदर ही स्वामी तुरंत दिल्ली पहुंच जाते हैं, ममता बनर्जी से मुलाकात करते हैं और उनकी जम करके तारीफ करते हैं और मोदी की खिलाफत यानी कि उनकी नाकामयाबी को बताते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी का विपक्ष के नेता से यूं मिलना इतिहास की तरफ हमें ले जाता है और याद दिलाता है कि वही सुब्रमण्यम स्वामी हैं जो जयललिता से मिले थे, चाय पर सोनिया गांधी से मीटिंग कराई थी और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को 1 वोट से गिरवा दिया था। लेकिन अभी आप सोचे कि बीजेपी के साथ ऐसा कुछ होगा, नहीं, पूर्ण बहुमत बीजेपी के साथ है, तो ये वाला मामला यहां नहीं हो सकता है। लेकिन याद जरूर रखिएगा कि आने वाले वक्त में ये जोड़ी शायद कोई गुल खिलाती नजर आए। सुब्रमण्यम स्वामी ने ममता बनर्जी से मुलाकात करने के बाद एक बात कहा था कि वो मिड दिसंबर में कोलकाता दोबारा जाएंगे, समीक्षा करेंगे कुछ बातों की। उन्होंने ममता से कहा है कि वो तारकेश्वर मंदिर को मुक्त कराने का प्रयास करें। ऐसा करने से क्या होगा, तो सुब्रमण्यम स्वामी ऐसा बताते हैं कि ममता बनर्जी की जो मुस्लिम परस्त जो छवि बना दी है उससे मुक्त करना होगा और बीजेपी की एक गेम प्लान को पंचर करने जैसा होगा। ममता बनर्जी ऐसा करेंगे तो इसको लेकर मुलाकातें लंबी बढ़ने वाली हैं। सुब्रमण्यम स्वामी को तो बीजेपी ने राज्यसभा भी भेजा था, लेकिन वो मोदी सरकार को लेकर के बाकी बगावती नेताओं की तरह ही आक्रामक रुख अपनाए देखे जाते रहे हमेशा। ऐसे नेताओं में से एक यशवंत सिन्हा है जो पहले ही तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं और अब ममता बनर्जी ने उनको पार्टी का उपाध्यक्ष बना दिया गया है। अब ऐसी चर्चाएं और ज्यादा तेज पकड़ चुकी हैं कि यशवंत सिन्हा की जो बेटे हैं जयंत सिन्हा, अब वो भी टीएमसी में जाकर के शामिल हो सकते हैं। 2014 के मोदी कैबिनेट में जयंत सिन्हा वित्त राज्य मंत्री रहे थे, लेकिन एक बार बाहर कर दिया गया तो मॉब लिंचिंग के आरोपी गोरक्षकों के जेल से छूटने पर घर बुला करके सम्मानित करने पर भी कोई फायदा उनको नहीं मिल सका। वो लगातार हाशिए पे बने हुए हैं और उनको मुख्य धारा में लाने का बीजेपी के नेतृत्व का अभी तक कोई भी आदेश या फिर संदेश या फिर कोई संकेत नहीं उनको मिल रहा है। अगर आप ये देखेंगे जयंत सिन्हा और बीजेपी में वरुण गांधी दोनों की हालत लगभग बराबर वही है। अगर 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस के लिए अनुकूल नतीजे आते हैं तो तृणमूल कांग्रेस अपने विस्तार की मुहिम को जारी रखेगी और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले होने वाले सभी विधानसभा चुनावों में वह कुछ राज्यों में अपने उम्मीदवार भी उतार सकती है, जिससे उन राज्यों में उसकी उपस्थिति दर्ज हो सके और जरूरत पड़ने पर वह क्षेत्रीय दलों से गठबंधन भी किया जा सकता है। इसके बाद लोकसभा चुनावों में उसका जो लक्ष्य है कम से कम 100 सीटें जीत करके कांग्रेस के मुकाबले गैर भाजपा सरकार ममता बनर्जी के नेतृत्व में बनाने का दावा ठोक करके कांग्रेस को समर्थन देने के लिए विवश करना होगा। ये सारी स्ट्रेटेजी कुछ ममता बनर्जी को लेकर 2 पर्सपेक्टिव में मैंने आपको समझाई है। लेकिन कई सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई देखो ममता बनर्जी जो आप कर रही है ना उससे बीजेपी को ही प्रकारांतर रूप से फायदा होगा और सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी राष्ट्रीय स्तर पर गैर कांग्रेसवाद की सियासत में असदुद्दीन ओवैसी होती जा रही हैं जो दक्षिण पंथी सियासत के लिए जीवनदान साबित होने वाली है।
अब देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना गैर कांग्रेसवाद बढ़ावा देना है और ऐसा करके राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी का विकल्प खड़ा नहीं किया जा सकता। एक्सपर्ट्स ये सारी बातें कहते हैं। अब आप एक मुझे बताइए कि जब आप बटकर के चुनाव लड़ेंगे तो सामने वाले को तो आप वैसे ही जिता देंगे, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस आपको लगाना है। तो यहां पर एक्सपर्ट वही कॉमन सेंस वाली बात कर रहे हैं कि आपको अभी सबको साथ लेके चलना है। अगर आप सबको साथ लेकर के नहीं चलेंगे तो आने वाले वक्त में आप खुद का ही नुकसान करेंगे और सामने वाले का बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा देंगे। ये क्रिस्टल क्लियर ममता बनर्जी की स्ट्रेटेजी है। मैंने आपको बताया कि 2029 तक की जो उनकी रणनीति है उस पर वो काम कर रही हैं, लेकिन 2024 तक सब कुछ ठीक रहा, सब कुछ बढ़िया रहा तो शायद एक हमें तगड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। लेकिन राजनीति में जो सोचते हैं वो होता नहीं और वो हो जाता है जिसके बारे में कभी सोचा नहीं गया होता है। ये राजनीति है मेरी जान, हिंदुस्तान की राजनीति है। अब उत्तर प्रदेश है, उसका चुनाव है। अब इसमें जो राजनीति आपको देखने को मिलेगी वो भविष्य को तय कर देगी। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे तो मेरा उत्साह बढ़ेगा। i9 न्यूज़ इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए यूट्यूब और पेटीएम मेंबरशिप ले सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।